हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्ट्रामैक्स एजुकेशन। माई सेल्फ कनक। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि छठवें चरण में कौन कौन सी ऐसी गलतियां थी जिनके कारण शिक्षक अभ्यर्थी सेलेक्ट होने के बावजूद भी रिजेक्ट हो गए थे, और वो सब गलतियां आपको सातवें चरण में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको दोहरानी नहीं है। इन सब टॉपिक के ऊपर हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि छठवें चरण की जो बहाली है उसमें बहुत सारे लोग क्या थे, सेलेक्ट हुए थे, बट एंड टाइम पर कुछ न कुछ रीजंस की वजह से वो सेलेक्ट होने से रह गए और रिजेक्ट कर दिया गया उनको। तो आपको सातवें चरण में उन सब गलतियों को दोहराना नहीं है। उन सब गलतियों को क्या है, पहले ही आपको सुधार कर लेना है, जिससे आपको आगे जाके समस्या ना आए और आप शिक्षक बनने में सफल हो सके। तो इन सब गलतियों के ऊपर हम आज की वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि छठवें चरण में कौन कौन सी गलतियां थी जिनकी वजह से शिक्षक अभ्यर्थी रिजेक्ट हो गए थे। तो सबसे पहले जो था वो था लेस देन 50% मार्क्स। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार में जो शिक्षक चुने जाते हैं वो मेघांक के आधार पर ही चुने जाते हैं। जिनका मेघांक ज़्यादा होता है उसके आधार पर ही वो सेलेक्ट होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ में शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए, और 12th आपका 50% मार्क्स के साथ ही कंप्लीट होना चाहिए। एंड अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो आप यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। एंड साथ ही साथ अगर आप 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो 6 to 8 में भी आपके 50% मार्क्स आपको लगते हैं। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं है तो आप शिक्षक बनने से चूक जाएंगे। तो छठवें चरण में जो गलती थी ये यही किए हुए थे अभ्यर्थी कि उनके 50% मार्क्स इंटर में या ग्रेजुएशन में नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने अप्लाई कर दिया और एंड टाइम पर वो रिजेक्ट हो गए। एंड नेक्स्ट जो है वो है अप्लाई अदर कैटेगरी एंड डॉक्यूमेंट्स अदर कैटेगरी। इसका मीनिंग ये है कि छठवें चरण में जो अभ्यर्थी थे वो क्या किए, सपोज जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो उन्होंने क्या किया, EWS में अप्लाई कर दिया एंड जो डॉक्यूमेंट्स थे वो EWS के नहीं सर्टिफिकेट सबमिट किए, तो उसकी वजह से उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इशू आया और उनको रिजेक्ट कर दिया गया। या SC कैटेगरी से बिलोंग करते थे बट SC कैटेगरी का डॉक्यूमेंट्स नहीं होने की वजह से, या ST कैटेगरी का उन्होंने डॉक्यूमेंट बनवा लिया और अप्लाई SC में किया, इस तरह के इशू की वजह से भी काफ़ी सारे लोग रिजेक्ट हुए थे। एंड नेक्स्ट है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स नॉट वैलिड। तो इसमें क्या था, बहुत सारे लोग जो है बिहार राज्य से जो BEd किए हैं या DLEd किए हैं उनके ऊपर तो कुछ इशू नहीं आता है, बट जो अदर स्टेट से BEd या DLEd करते हैं तो उनके वेरिफिकेशन में इशू आता है और उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वैलिड नहीं होता। कितनी बार फेक लोग बनवा लेते हैं, तो वो सब प्रॉब्लम्स की वजह से भी बहुत सारे लोग रिजेक्ट हुए थे। तो अगर आप भी अदर स्टेट से किए हुए हैं या करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले कहाँ पर कर रहे हैं, वो वैलिड है कि नहीं है, इन सब चीज़ों की जांच कर ले, ताकि आपको आगे जाके जॉब अगर कहीं अप्लाई करना है गवर्नमेंट जॉब के लिए तो आपको इशू ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपको पहले से ही ध्यान देना है। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से पिछले छठवें चरण में शिक्षक अभ्यर्थी रिजेक्ट हो गए थे। नेक्स्ट है नेम मिस्टेक इन डॉक्यूमेंट्स। काफ़ी सारे लोगों के एक्चुअली सर्टिफिकेट में 10th की मार्कशीट में या 12th की मार्कशीट में बहुत सारे मिस्टेक्स थे, जिनकी वजह से भी एंड टाइम पर उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है कि आपको अगर आपके नेम में मिस्टेक्स है तो आप उसको कैसे ठीक करवा सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसको भी चेक करना आप ना भूलें। तो नेम करेक्शन के लिए भी प्रॉपर आप अभी से ही सुधार करवा लीजिए उसमें, ताकि आपको आगे के लिए प्रॉब्लम न फेस करना पड़े। एंड नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है सिलेक्शन इन हिंदी बट हिंदी सब्जेक्ट नॉट इन 3 year इन ग्रेजुएशन। तो एक्चुअली अगर आपको सब्जेक्ट वाइज किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का खासकर 6 to 8 में शिक्षक बनना है तो आपका वो सब्जेक्ट आपके 3 year के कोर्स में होना चाहिए, 3 साल आपका होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट में आप शिक्षक बन सकते हैं। बट अगर आपके 3 साल में सब्जेक्ट नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई मत करिए। आप जिस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं उसी के लिए आप अप्लाई करिए। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए, आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो मैं एक वीडियो इस पर भी ज़रूर लाऊंगी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अगर आपको इससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं आगे वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगी। तो ये भी एक
रीजन रहा है जिसकी वजह से काफ़ी शिक्षक अभ्यर्थियों को छठवें चरण में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग ही अप्लाई करिए ताकि आपको आगे के लिए प्रॉब्लम न आए। नेक्स्ट है नेम एंड कैटेगरी मिस्टेक्स इन सीटेट। सीटेट के सर्टिफिकेट में भी काफ़ी लोगों को एक्चुअली मिस्टेक्स हो जाता है सीटेट का फॉर्म भरते समय। तो आपका जो आपके एकेडमिक में आपके सर्टिफिकेट में नाम है या कैटेगरी है उसी के अकॉर्डिंग आप सीटेट में भी फॉर्म भरिए, सीटेट में अप्लाई करिए। नहीं तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आगे जाके आप उसको सुधार कर सकते हैं, बट क्या है पहले ही उसको आप ठीक करवा सकते हैं। सीटेट के फॉर्म भरते समय आप बहुत ही केयरफुली उसको फिल करिए ताकि आपके नेम और कैटेगरी सही रहेगी तो आगे जाके आपको इशू नहीं होगा। एंड नेक्स्ट है सिलेक्शन इन EWS बट डॉक्यूमेंट नॉट अटैच्ड। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे शिक्षक अभ्यर्थी जो है उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने क्या किया, जनरल कैटेगरी के होने पर भी EWS का वो कैटेगरी में आते थे और उन्होंने उसी से अप्लाई किया, बट उसके डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बनवा के उसमें अटैच नहीं किया। तो इसके वजह से भी काफ़ी सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो रिजेक्शन का उनको सामना करना पड़ा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रखिए। अगर आप किसी भी कैटेगरी से रिलेटेड रिजर्व कैटेगरी में आप अप्लाई करते हैं तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सब आप अपने साथ अटैच करिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम भी आप सारे ही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, क्योंकि एंड टाइम पर वहाँ पर भी आपको रिजेक्ट किया जाता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो। भले आपने बनवा के अपने घर पे रखा हुआ है बट अगर वहाँ नहीं ले गए तो आपको फिर दोबारा मौका नहीं मिलता है। तो आप अगर जाते हैं काउंसलिंग के लिए तो आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखिए। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम मार्क्स मिसमैच। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसको आपको जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे, आवेदन करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपके एकेडमिक में है वो मार्क्स को आपको बहुत ही केयरफुली भरना है। अगर आप ऑनलाइन नहीं आवेदन करना जानते हैं, साइबर कैफ़े में करवा रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप केयरफुली आप 2 बार 3 बार चेक कर लीजिए कि आपके जो मार्क्स फिल किए जा रहे हैं वो बराबर है कि नहीं, क्योंकि आपके अगर आवेदन फॉर्म में आपको मिस्टेक्स होती है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो ये सब भी आपके चेक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें कुछ अलग आपके मार्क्स रहेंगे एंड आपके सर्टिफिकेट में कुछ अलग रहेंगे, तो वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको पहले से ही ध्यान देना है, क्योंकि छठवें चरण में ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। तो 7वें चरण में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों को पहले ही आप जान लेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। एंड नेक्स्ट देखेंगे हम डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक। तो डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक भी बहुत सारी सर्टिफिकेट में होती है, मिसमैच होती है, और काफ़ी सारे सर्टिफिकेट जो बहुत पहले की जिन्होंने 10th कंप्लीट किया है तो उनके सर्टिफिकेट बहुत धुंधले हो जाते हैं, तो उसमें भी डेट ऑफ बर्थ बराबर से दिखती नहीं है और उसकी वजह से भी, या फॉर्म आवेदन करते समय भी उसमें भी आपको डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक होती है, जिसकी वजह से मिसमैच हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों का एक्चुअली जो एज क्राइटेरिया है वो भी इसकी वजह से इशू आता है। तो काफ़ी सारे लोग जानबूझ के भी गलत भर देते हैं कि एंड टाइम पर हो सकता है ना चेक हो, बट इन सब चीज़ों को आपको नहीं करना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो सही भरना है, और अगर आपके सर्टिफिकेट पर धुंधला हो गया है तो आप उसके बिहाफ में आप न्यू सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर दीजिए, बनवा लीजिए, ताकि आपको काउंसलिंग के टाइम में रिजेक्शन का सामना नहीं करना पड़े। एंड नेक्स्ट देखेंगे अप्लाई फॉर उर्दू बट उर्दू सब्जेक्ट नॉट इन 12th। तो अगर आप किसी भी उर्दू सब्जेक्ट हो गया या अदर कोई भी सब्जेक्ट हो गया, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके एकेडमिक में होना चाहिए, तभी आप उस सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो इन सब चीज़ों को जो मैंने आज की वीडियो में बताया, आप लोगों को आई होप जान के बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि आपको छठवें चरण में जो शिक्षक अभ्यर्थियों ने गलती की उसको 7वें चरण में दोहराना नहीं है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान में रखेंगे तो 7वें चरण में आप लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों से आप बच जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी ये थोड़ी सी भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।